नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहारी लाल के कुछ चुनिंदा दोहों की व्याख्या यहाँ देखेंगे। बिहारी लाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीतिकाल के कवि हैं। सवाई राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई लिखा है, जिसमें 719 के आसपास दोहे हैं, 700 प्लस दोहे हैं। इसकी अलग अलग प्रतियों में 2-3 अलग अलग इसकी प्रतियां मिलती हैं, उसमें अलग अलग संख्या मिलती है, लेकिन 700 से ऊपर दोहे हैं। इन्होंने यानी पूरे जीवन में काल में अपने सिर्फ 700 ही दोहे लिखे, और इनके बारे में यह कहा जाता है कि प्रत्येक दोहा पर इनको राजा से एक मुहर मिलती थी। ये इनकी जो रचनाएं होती थी अत्यंत ही सारगर्भित होती थी, और उसमें गागर में सागर भरने का इनकी रचनाओं में देखने का हमको दिखाई पड़ता है। तो आइए वैसे ही इनकी जो है चुनिंदा दोहों को हम लोग यहाँ पर उसकी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये रीतिकाल के कवि थे, तो इनकी रचनाओं में जो है रीति परकता के तत्व जो हैं भरपूर मात्रा में मिलते हैं। श्रृंगार वर्णन, नायिका सौंदर्य चित्रण, नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्ति वर्णन के साथ साथ भक्ति, नीति, भौतिकता इत्यादि भी हमें दिखाई पड़ती है। पहला दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर कई चौपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद को उजास। ठीक है, नायिका की जो सखी है वो नायक से कह रही है कि नायिका के घर के चारों ओर है जो तिथि का अनुमान जो है वो सिर्फ पत्रा से ही लगाया जा सकता है। पत्रा ही तिथि पाइए, पत्रा से, पोथी पत्रा जो होता है उसी से तिथि का अनुमान जो नायिका के घर के चारों ओर लगाया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह मीन्स उनके यानी नायिका के घर के चौपास, घर के चारों ओर, क्योंकि वहां पर जो है नायिका का जो चेहरा है वो इतना उजला है कि उसके चेहरे की चमक से जो है उसके घर के आसपास जो है हमेशा जो है पूर्णिमा का आभास होता है। नित्य प्रति पुण्य हुई रही, प्रतिदिन वहां ऐसा लगता है कि नायिका के घर के चारों ओर जो है पूर्णिमा ही छाई हुई है। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आनंद हो उसके मुख के तेज से या मुख के उजाले से, नायिका इतनी गोरी है उसके जो है घर के चारों ओर जो है हमेशा क्या दिखाई पड़ता है? पूर्णिमा का आभास होता है। इसलिए उसके घर के चारों ओर जो है जो आसपास जो लोग रहते हैं वो तिथि का अनुमान जो है चांद देखकर नहीं लगा पाते हैं, पत्रा देखकर ही। पत्रा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा ऐसा करना संभव है। नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्ति में वर्णन हुआ है। बिहारी के ऐसी कई सारे दोहों में ऐसे मिलती है जिसमें वो नायिका के सौंदर्य का, नायिका के विरह का अतिशयोक्ति में वर्णन करते हैं। उनका एक और दोहा मिलता है जिसमें वो नायिका के बताते हैं कि विरह में इतनी कृशकाय हो गई है, श्वास लेती है तो 6-7 तक हाथ पीछे चली जाती है, श्वास छोड़ती है तो आगे चली जाती है। तो ऐसा ही एक दोहा यह है, यहाँ उसके सौंदर्य का अतिशयोक्ति में वर्णन है। अगला दोहा है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोए, जा तनिकी झाई परत श्याम हरित दूती होई। ठीक है, यह जो है बिहारी सतसई का मंगलाचरण है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी पहले के जमाने में या आधुनिक युग के कवि भी जब कोई रचना करते थे तो पहले अपने आराध्य देव की, अपने इष्ट देव की आराधना उस रचना करने से पहले दोहे में करते थे। तो यह भी है वो बिहारी सतसई का जो है मंगलाचरण है। जो आराध्य देव की आराधना करते थे उसे ही मंगलाचरण कहते हैं। इसमें जो है बिहारी लाल कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। हे राधा, हे चतुर राधा, नागरी मीन्स नगर की, चतुर, हे चतुर राधा, मेरी इस सांसारिक बाधाओं को हरो। भव बाधा, संसार की बाधाओं को हरो। कौन सी राधा? वही राधा जिसके जातन की झाई पड़त, वही राधा जिसके शरीर की जो है परछाई पड़ने से, सिर्फ परछाई मात्र पड़ने से श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, श्याम मीन्स कृष्ण, हरित दूती मीन्स, इस पे काफी विवाद है, विवाद नहीं, इस पे काफी चर्चा, कई विद्वानों ने इस पर काफी मंथन किया है, कई अर्थ लगाए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सिंपल अर्थ लेंगे कि प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ बिहारी कह रहे हैं कि हे राधा, हे वैसी राधा जिसके शरीर की परछाई मात्र से श्री को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वैसी राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को हरो। ठीक है, यानी कि ये एक राधा इतनी महान है कि उनकी परछाई मात्र को देखकर जो है, या परछाई मात्र पड़ने से जो है श्री कृष्ण जैसा जो है महायोगी भी प्रसन्न हो जाता है। तो उसके लिए मेरी संसार की इन छोटी मोटी बाधाओं को हरने में क्या समस्या है। तीसरा है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे पूर। इसमें भी नायिका के सौंदर्य का, क्षण प्रति क्षण बदलते सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, नायिका बेहद सुंदर तो है ही, साथ ही साथ जो है उसका सौंदर्य जो है क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील होता जा रहा है। क्षण प्रति क्षण उसका जो है सौंदर्य
बदलता जा रहा है। ठीक है, सदा यौवना नायिका है, नायिका जो है युवती है और धीरे धीरे अपने यौवन की ओर बढ़ रही है, इसलिए उसका जो है चेहरे की जो कांति है वो क्षण प्रति क्षण बदल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, लिखन बैठे जाके सभी उस नायिका के चित्र को बनाने के लिए दुनिया भर के कई चित्रकार आते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वो चित्र जो है नायिका का जो है सही से बन नहीं पाता है। इस दोहे का भावार्थ है, क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि नायिका का जो चेहरा है वो क्षण प्रति क्षण परिवर्तित हो जाता है। वो क्षण प्रति क्षण जो है अगले क्षण में पिछले क्षण से और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। इसलिए जब चित्रकार एक चित्र बनाता है, जब बनाकर पूरा करता है, तब तक नायिका का जो है चेहरा जो है बदल चुका होता है और सौंदर्यशालिनी हो गई होती है। सभी मीन्स छवि। अगला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनव नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। इसमें श्री कृष्ण ने पीताम्बर वस्त्र धारण किया है, तो उस पीताम्बर वस्त्र को धारण करने के कारण जो उनकी शोभा, उनके शरीर की जो शोभा निखर कर आ रही है, उसी का वर्णन कविवर ने यहाँ किया है। सोहत मीन्स शोभायमान होते हैं, ओढ़े मीन्स ओढ़ते हैं, पहनते हैं, पीतु मीन्स पीला, पट मीन्स वस्त्र, श्याम मीन्स श्याम शरीर वाले, सलोने सलोना, गात मीन्स शरीर, मनव उत्प्रेक्षा अलंकार, नीलमणि शैल नीलमणि पर्वत, आतपु पर्यो प्रभात सुबह की पहली किरण। यानी कि श्री कृष्ण जब पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा शोभायमान होते हैं कि उनकी शोभा ऐसी लगती है, या उनकी शरीर से जो है जो शोभा या आभा फूटती है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर जो है सुबह की सूर्य की किरण पड़ी हो। यानी नीलमणि नीला है, उस पर सुबह की सुनहरी किरण पड़ती है, तो जो आभा बिखरती है और जैसा लगता है वैसा ही श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर उनका पीताम्बर वस्त्र धारण करने के कारण लगता है। मनव होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार का माने एक अलग चैप्टर बनाया था, पार्ट 1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप उससे देख सकते हैं। पहचानने का लक्षण है, वाचक शब्द है, जहाँ मनो मानो मनु मनहु जानो जनो इत्यादि लगा हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उड़त गुड़ी लखी ललन की अंगना अंगना माही बौरी ली दौरी फिरती छुगती छबीली छां। इसमें क्या है, उड़त गुड़ी मीन्स पतंग, लखी मीन्स देखकर, उड़त मीन्स उड़ता हुआ, ललन मीन्स प्रेमी। ठीक है, अंगना मीन्स स्त्री, अंगना मीन्स आंगन। ठीक है, यहाँ पर यमक अलंकार है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और उसके अर्थ में भिन्नता है। माही में बौरी बावली हो जाती है, दौरी दौड़ती फिरती है, और छुबती छूती है, छबीली छां मनोरंजक छाओं को। नायिका है, नायक है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, पतंग जो आसमान में उड़ रहा है उसकी छवि जो है नायिका के घर में आंगन में उस पतंग की छवि पड़ती है। इसे देखकर नायिका जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। उड़त गुड़ी लखी लखन की पतंग जो उड़ रहा है उसकी जो परछाई नायिका के घर में पड़ती है, उसे देखकर नायिका जो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और अपने आंगन में उस पतंग की परछाई को छूने के लिए पागलों सी दौड़ती फिरती है। उड़त गुड़ी लखी लखन की अंगना अंगना माही बौरी ली दौड़ती फिरती छुबती छबीली छां। अगली पंक्ति है, अगला दोहा है, मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आर गुरु इक नारी लही संगु रसमय की लोचन जगत। ठीक है, एक स्त्री है, उसने मंगल बिंदु सुरंगु, एक स्त्री है। ठीक है, इसमें स्त्री के जो उसने कुछ श्रृंगार किए हैं और उससे जो श्रृंगार से उत्पन्न जो शोभा है, सौंदर्य है, उसका वर्णन किया तो गया है। इसमें बिहारी की बहुगता का भी दर्शन होता है। कैसे, तो हम लोग व्याख्या में देखेंगे। इसमें बिहारी के ज्योतिष शास्त्र का भी दर्शन होता है। बिहारी की बहुगता एक बहुत ही फेमस सवाल है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में। मंगल बिंदु सुरंगु, एक स्त्री ने लाल रंग का टीका लगाया हुआ है और वह स्त्री जिसका चेहरा जो है चंद्रमा के समान है और उसने लाल रंग का यहाँ टिकली या टीका जो लगाया है चंद्रमा के जैसे चेहरे वाली, श्वेत चेहरे वाली वह स्त्री, उसने जो है पीले रंग का केसर भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब लगाने के बाद जो है इक नारी लही संगु, यानी कि इन सबको लगाने के बाद, इन सबको एक साथ लेकर वो नारी जो है बहुत ही ज्यादा सौंदर्यशालिनी प्रतीत होती है। रसमय किए लोचन जगत,
उसका यह जो सौंदर्य है, यानी कि यहाँ लाल रंग का टिकली लगाई है, उसके ऊपर बृहस्पति केसरी पीला रंग का जो है उसने केसर लगाया है, और उसका मुख श्वेत है, यह सब देखकर उसके जो एक विशिष्ट आभा का जो निर्माण होता है, संसार के जो लोचन संयुक्त लोग हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, रसमय हो जाते हैं, भरपूर जाते हैं। एक अर्थ इसका यह हुआ। अब दूसरा अर्थ देखिए, ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मंगल है, शशि है, गुरु है। मंगल का रंग कैसा माना जाता है? लाल माना जाता है, टिकली भी लाल है इसलिए मंगल। शशि का जो है रंग क्या माना जाता है? श्वेत माना जाता है, नायिका का चेहरा जो है श्वेत है इसलिए शशि का प्रयोग। गुरु का जो रंग होता है वो पीला माना जाता है, ठीक है। और नायिका ने जो केसर लगाया हुआ है वो भी पीले रंग का है। तो इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति जब एक नाड़ी में जब आते हैं, ये तीनों मंगल, शशि यानी चंद्रमा और गुरु जब एक नाड़ी में आते हैं, तब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है बहुत अत्यधिक वर्षा होती है। तो वही कह रहे हैं कि मंगल, शशि और गुरु के एक रेखा में आ जाने से, एक नाड़ी में आ जाने से रसमय किए लोचन जगत, इस दृश्यमान संसार में रसमय, यह दृश्यमान संसार जो है रस से भर गया है, यानी पानी से भर गया है, ठीक है। इसमें बिहारी की भव्यता का दर्शन होता है, ज्योतिष शास्त्र की उनकी गहरी जानकारी। और देखिए किस तरह से उन्होंने जो है प्रतीकों को चुना है। टिकली के लिए उन्होंने मंगल का प्रयोग किया है, क्योंकि मंगल का जो है प्रतीकात्मक रंग जो होता है वो क्या है? लाल है। उन्होंने शशि के लिए जो है मुख को चुना है, मुख की शशि उपमा तो खैर प्रसिद्ध है ही। गुरु जो है, गुरु का रंग पीला होता है इसलिए उन्होंने केसर का वहां पर चुना है उसके लिए। अब हम लोग अगले दोहे में आते हैं। खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागर नर शिकार। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी नायिका के विशाल नेत्रों का यहाँ पर वर्णन किया, विशाल नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और ये किसने किया है? नायिका की सहेली नायिका से कह रही है, नायिका की सहेली नायिका की से उसके आंखों के सौंदर्य के विषय में कह रही है। पहले हम लोग एक एक कार्य देख लेते हैं। खेलन सिखाया है अली, हे सखी भले अच्छे से, चतुर अहेरी कुशल शिकारी, मार मीन्स कामदेव ने, काननचारी कानों तक आने वाले, इसका एक अर्थ और ये हो सकता है कि वनों में चलने वाले, नैन मृग ये जो आंखें हैं, आंखों को मृग से उपमा दी गई है, नागर मीन्स वही चतुर होशियार, नरनु मीन्स नर। नायिका की सहेली जो है नायिका से उसके नेत्रों के विषय में कह रही है कि हे सखी तुम्हें चतुर शिकारी मार, यानी चतुर शिकारी कामदेव ने तुम्हारे इन नयनों को, इन कानों तक आने वाले मृग रूपी नयनों को शिकार करना बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। और वह किसका शिकार करता है? वो शिकार करता है नगर के नरों का वह शिकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ, इसमें देखिए नयन मृग होने के कारण रूपक अलंकार है, नयन मृग का प्रयोग होने के कारण रूपक अलंकार है। और इसमें विशेष क्या है कि इसमें मृग शिकार कर रहा है, देखिए मृग शिकार कर रहा है, जबकि मृग क्या है? मृग के बारे में यह है कि राम जी भी मृग का शिकार करने गए थे, मृग खुद ही एक शिकार की वस्तु है, लेकिन यहाँ नयन मृग जो है यानी मृग वही दूसरों का शिकार कर रहा है, ठीक है। जो शिकार की वस्तु है वो शिकार दूसरों का कर रहा है। ये बिहारी की कल्पना की विशेष शक्ति है, उन्होंने विशेष कल्पना का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब अंतिम दोहा हम लोग देखेंगे। तिय कित कमनौती पढ़ी, बिनु जी भौं कमान, चलचित बेज हैं चुकती नाही, बंक विलोकनी बाण। एक एक सब कार्ड जल्दी से देख लेते हैं। तिये स्त्री, कित मीन्स कहाँ, कमनौती मीन्स धनुर्विद्या, पढ़ी मीन्स पढ़े हैं, बिनु जी भौं कमान, भौं रूपी कमान से, जी मीन्स जिन से, चलचित मेरे चंचल चित्त को, बेजती हैं, चुकती नहीं चुकती हैं, बंक बिलोनी, बंक तिरछी, विलोकनी बानी यानी बाण से, अपने नजरों की बाण से। यहाँ पर नायक है, नायिका के चिन्ह जो है वो जो तिरछी निगाहों से देखती है तो नायक उससे घायल हो गया है उन तिरछी निगाहों से। और क्या है, नायिका को कभी अकेले पाकर वो नायिका से शिकायत भरे लहजे में कह रहा है कि हे स्त्री, तुमने यह जो विशेष बाण है
कमनोती, यह धनुर्विद्या जो है तुमने कहाँ से सीखी है, जरा बताना मुझे। तुम अपने भौं रूपी कमान पे ये जो नजरों के बाण चलाकर मेरे जो हम पर जो प्रहार करती हो, मेरे चंचल चित्त पर जब प्रहार करती हो, तो एक बार भी नहीं चूकती हो, चूकती नहीं, एक बार भी नहीं चूकती हो, और सीधे हमारे हृदय को बेच देती हो। तो ये बिहारी लाल के दोहों की कुछ व्याख्या थी। इसमें आपने देखा बिहारी की बहुज्ञता के दर्शन होते हैं, बिहारी के जो रीतिकालीन परिस्थितियां हैं वो भी हमको पता चल जाता है कि उस दौर के कवि किस तरह की रचना करते थे। नायिका के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं, अतिशयोक्ति में वर्णन कर रहे हैं, यानी नायक नायिका की क्रीड़ा जो है या नायिका है वही जो है उस समय के साहित्य में वर्ण विषय होते थे विशेष रूप से। और बिहारी की अगली और कुछ दोहे हैं, उनकी व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।